हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे पार्ट पर डिस्कशन शुरू करेंगे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करता है। इस पार्ट का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कॉमनली डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के राइट्स हैं तो डीपीएसपी स्टेट के ड्यूटीज़ और गोल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स स्टेट को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, जबकि डीपीएसपी स्टेट को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इसी वजह से डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन का सोशल फिलॉसफी कहा जाता है। इस वीडियो के बाद आप डीपीएसपी को रट्टा नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के रूप में समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा ही क्यों गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम देने के लिए नहीं बना। इसका एम था सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि सिर्फ वोटिंग राइट्स देने से रियल डेमोक्रेसी अचीव नहीं होती। इसीलिए डीपीएसपी के थ्रू स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई कि वो पॉवर्टी रिड्यूस करे, इनइक्वालिटी को कम करे, एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड एंश्योर करे। इस वजह से डीपीएसपी को वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली और मोरली स्टेट पर बाइंडिंग है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये लाइन आर्टिकल 37 से डायरेक्टली उठाई जाती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 36 और 37 पर। आर्टिकल 36 सिर्फ एक डेफिनेशन आर्टिकल है। ये बताता है कि डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में दिया गया है, यानी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज सब कवर होते हैं। आर्टिकल 37 डीपीएसपी का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 37 क्लियरली कहता है कि डीपीएसपी कोर्ट के थ्रू एनफोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट डीपीएसपी फॉलो नहीं करती तो आप डायरेक्टली कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 37 ये भी कहता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, यानी स्टेट उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। आर्टिकल 37 का रियल मीनिंग हमें समझ आता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईरंजन 1951 केस में। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने कम्युनल रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी, जो डीपीएसपी के नाम पर जस्टिफाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट में हों तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं। ये इंडिया का पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट केस था। इस जजमेंट का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पार्लियामेंट को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाना पड़ा। चंपाकम दोराईरंजन केस के बाद ये क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो सोशल जस्टिस अचीव नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आर्टिकल 15 क्लोज 4 इंसर्ट किया गया। रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बना, यानी चंपाकम केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एक नया डायरेक्शन दिया। एक गोल्डन लाइन याद रखिए, चंपाकम दोराईरंजन एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इस केस ने फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी डिबेट को जन्म दिया, जो बाद में केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल्स तक पहुंची। अब हम आते हैं आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करे जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर बेस्ड हो। आर्टिकल 38 का मेन एम है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ये इनइक्वालिटी हो सकती है इनकम की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की। ओरिजिनली आर्टिकल 38 में सिर्फ एक क्लोज था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 38 में क्लोज 2 ऐड किया गया, जो स्टेट को स्पेसिफिकली इनइक्वालिटी कम करने का डायरेक्शन देता है। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। आर्टिकल 38 का सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मिलता है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस 1976 केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी का यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है।
इक्वालिटी का मतलब सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी होता है। इस जजमेंट ने सोशल जस्टिस को इक्वालिटी का सेंटर में ला दिया था। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल लाइन है, डीपीएसपी कैन बी यूज्ड टू गिव मीनिंगफुल कंटेंट टू फंडामेंटल राइट्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 39 पर, जो डीपीएसपी का बैकबोन कहा जाता है। आर्टिकल 39 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एंश्योर करे एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 डायरेक्टली इकोनॉमिक जस्टिस से कनेक्टेड है। इस आर्टिकल का सबसे फेमस केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भले ही फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। कोर्ट ने आर्टिकल 39D को आर्टिकल 14 और 16 के साथ रीड किया। इस जजमेंट ने डीपीएसपी को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ने की फाउंडेशन रखी थी। अब यहाँ आर्टिकल 39 क्लोज डी पर थोड़ा रुककर डिटेल में बात करते हैं। आर्टिकल 39 क्लोज डी स्टेट को डायरेक्शन देता है कि मैन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंश्योर किया जाए। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि स्टेट इस प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं कर सकता और कोर्ट्स इस प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है जेंडर बेस्ड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रोटेक्ट करना। अब हम आते हैं आर्टिकल 39A पर। आर्टिकल 39A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। इस आर्टिकल का एम है कि जस्टिस सिर्फ रिच लोगों के लिए ही अवेलेबल ना हो, बल्कि पुअर और मार्जिनलाइज लोगों तक भी पहुंच सके। आर्टिकल 39A स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, लीगल सिस्टम को एक्सेसिबल बनाए, जस्टिस को इकोनॉमिक बैरियर्स से फ्री रखे। ये आर्टिकल डायरेक्टली एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। आर्टिकल 39A का सबसे फेमस केस है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बिहार की जेल्स में हज़ारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स सालों से जेल में बंद थे, बिना ट्रायल कंप्लीट हुए। कोर्ट ने कहा कि फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A का सिर्फ डायरेक्टिव नहीं है, बल्कि 21 का इंटीग्रल पार्ट है। यानी अगर फ्री लीगल एड नहीं दी जाती तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मीनिंगलेस हो जाता है। इस जजमेंट ने आर्टिकल 21 को एक प्रोसीजरल फेयरनेस डायमेंशन दिया। Remember one golden line here, free legal aid is an essential ingredient of reasonable, fair and just procedure under Article 21. Now we will discuss Article 40. Article 40 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे और उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यूनिट्स बनाए। इस आर्टिकल का विज़न है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मानते हैं कि रियल डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबलीज तक लिमिटेड नहीं हो सकती, जब तक पावर विलेजेस तक ना पहुंचे। इस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू रियलिटी में बदला गया। आर्टिकल 40 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फाउंडेशन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर्टिकल 40 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन माना जाता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पार्ट 9 ऐड किया गया, 11th शेड्यूल इंसर्ट किया गया। इस अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को एनफोर्सिएबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। एक लाइन याद रखिए, मैनी डीपीएसपीज हैव बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू एनफोर्सिएबल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन भी है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 41 एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि स्टेट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कोर्ट्स ने आर्टिकल 41 को आर्टिकल 21 के साथ रीड करके इसको
काफ़ी बड़ा स्कोप दे दिया है। आर्टिकल 41 का सबसे इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिवलीहुड आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। कोर्ट ने रीज़न दिया कि अगर किसी पर्सन का लिवलीहुड छीन लिया जाता है तो उसका लाइफ मीनिंगफुल रह जाता है। इस जजमेंट ने आर्टिकल 41 को एनफोर्सिएबल मीनिंग दे दिया थ्रू आर्टिकल 21। एक गोल्डन लाइन यहाँ पर भी है, राइट टू लिवलीहुड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इस केस के बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज बन गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो हमें ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करे। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का फोकस था वर्किंग वुमेन और लेबर क्लास की डिग्निटी पर। आर्टिकल 42 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ वर्किंग आवर्स या लीव तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर आइडिया प्रमोट करता है वर्क प्लेस डिग्निटी। इस आर्टिकल का लिंक डायरेक्टली आर्टिकल 21 से जुड़ जाता है, क्योंकि डिग्निटी के बिना लाइफ मीनिंगफुल नहीं होती। आर्टिकल 42 का लैंडमार्क जजमेंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ तक लिमिटेड नहीं हो सकते। कोर्ट ने होल्ड किया कि इवन डेली वेज और कैजुअल वुमेन वर्कर्स मैटरनिटी लीव की एंटाइटल्ड हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 42 को आर्टिकल 21 के साथ रीड करके कहा कि मैटरनिटी रिलीफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का पार्ट है। एक लाइन याद रखिए, मैटरनिटी रिलीफ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 42 रीड विद आर्टिकल 21। इस जजमेंट ने डीपीएसपी को जेंडर जस्टिस के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर दिया था। अब हम आते हैं आर्टिकल 43 पर। आर्टिकल 43 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वर्कर्स को लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लीजर, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। लिविंग वेज का मतलब होता है सिर्फ सर्वाइवल वेज नहीं होता। लिविंग वेज का मतलब होता है ऐसी इनकम जो वर्कर और उसकी फैमिली को डिग्निफाइड लाइफ जीने में मदद करे। आर्टिकल 43 लेबर वेलफेयर का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है। यह आर्टिकल स्टेट को याद दिलाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ कैपिटल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल का एम है वर्कर्स को सिर्फ लेबर न मानकर स्टेक होल्डर्स बनाना। आर्टिकल 43A स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, इंडस्ट्रियल हार्मनी। यह आर्टिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 43 और 43A के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा 1981। इस केस में सर्विस कंडीशंस फीमेल एयर हॉस्टेस के लिए आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विस रूल्स ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने डीपीएसपी को आर्टिकल 14 और 21 के साथ रीड करके जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्राइक डाउन किया। इस जजमेंट ने लेबर वेलफेयर और जेंडर इक्वालिटी के बीच स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक एस्टेब्लिश की। अब हम बात करते हैं यूसीसी की, यानी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टेब्लिश करने के एंडेवेयर करे। यूसीसी का मतलब है एक कॉमन सिविल लॉ जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसे मैटर्स पर सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई हो। आर्टिकल 44 का पर्पस है लीगल यूनिफॉर्मिटी और नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 44 को डीपीएसपी बनाया फंडामेंटल राइट नहीं, ताकि सोशल रिफॉर्म्स ग्रेजुअली हो सकें। आर्टिकल 44 का सबसे फेमस केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलर क्रिमिनल लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। कोर्ट ने यूसीसी की इम्पोर्टेंस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी इस केस के अंदर। इसके बाद
सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉज का मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है। रिमेंबर वन गोल्डन लाइन हियर, आर्टिकल 44 reflects the constitutional goal of national integration through legal uniformity. Now we will talk about Article 45. Originally, Article 45 का एम था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स, लेकिन बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 45 फोकस करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 0 to 6 ईयर। इस अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ। एजुकेशन पार्शली एनफोर्सिएबल बन गई। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A मिलकर एजुकेशन को वेलफेयर से राइट बेस्ड अप्रोच में ले आए। अब हम आते हैं आर्टिकल 46 पर, जो डीपीएसपी का सबसे सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल 46 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। इस आर्टिकल का फोकस सिर्फ वेलफेयर पर नहीं बल्कि एम्पावरमेंट पर है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए आर्टिकल 46 अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस माना जाता है। आर्टिकल 46 का सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मिलता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस में, जिसे हम मंदाल केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को एड्रेस करना है। कोर्ट ने आर्टिकल 46 को आर्टिकल 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 के साथ रीड किया और रिजर्वेशन को सोशल जस्टिस का टूल माना। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। रिमेंबर वन लाइन, रिजर्वेशन इज नॉट एन exception to equality but a means to achieve substantive equality. Now we will talk about Article 47. Article 47 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल इम्प्रूव करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करे, पब्लिक हेल्थ को प्राइमरी ड्यूटी माने। इस आर्टिकल में एक यूनिक फीचर है, ये पब्लिक हेल्थ को स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर करता है। इस आर्टिकल का कनेक्शन डायरेक्टली आर्टिकल 21 से जुड़ जाता है, क्योंकि बिना हेल्थ के लाइफ का कोई रियल मीनिंग नहीं होता। आर्टिकल 47 का स्कोप सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन सब कवर करता है। आर्टिकल 47 का लैंडमार्क जजमेंट है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर स्टेट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। कोर्ट ने ये भी कहा कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट स्टेट का डिफेंस नहीं हो सकते जब बेसिक हेल्थ केयर का क्वेश्चन हो। यहाँ पर एक लाइन आती है दैट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट्स अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 48 एंड 48A। आर्टिकल 48 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करे और काउज और अदर मिल्क कैटल को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 48A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 48A स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करे। इस अमेंडमेंट के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बन गई। आर्टिकल 48A को आर्टिकल 51A क्लोज D के साथ रीड किया जाता है, जो सिटीजन्स के ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 48 के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सीरीज ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को आर्टिकल 21 के साथ कनेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि क्लीन एनवायरनमेंट के बिना राइट टू लाइफ मीनिंगलेस हो जाता है, इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल, क्लीन एयर, क्लीन वाटर सब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बन गए।
MC मेहता केसेस में DPSP को जुडिशियली एनफोर्सिएबल रियलिटी माना गया है। अब हम DPSP के लास्ट सेट पर आते हैं, आर्टिकल 49, 50 और 51। आर्टिकल 49 स्टेट को डिस्क्रिशन देता है कि वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करता है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस ट्रीटी ऑब्लिगेशन और फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करता है। ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि DPSP सिर्फ वेलफेयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कवर करता है। अब हम DPSP के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स और DPSP का रिलेशनशिप। शुरुआत में चंपाकम दोराईरंजन केस में कहा फंडामेंटल राइट्स DPSP पर प्रिवेल करेंगे, लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस में बैलेंस और हार्मनी का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया। और फाइनली मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच हार्मनी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब फंडामेंटल राइट्स बिना DPSP के एम्प्टी हो जाते हैं और DPSP बिना फंडामेंटल राइट्स के अथॉरिटेरियन हो सकते हैं। इसी बैलेंस के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करता है। इस पूरे वीडियो के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे विजनरी और ट्रांसफॉर्मेटिंग पार्ट को समझकर कंप्लीट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी का चार्टर हैं, तो DPSP स्टेट के लिए सोशल, इकोनॉमिक और मोरल रोड मैप है। DPSP कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो सिर्फ ये नहीं बताता कि स्टेट क्या नहीं करे, बल्कि ये बताता है कि स्टेट को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे DPSP पॉवर्टी रिड्यूस करने का विजन देता है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, लेबर वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देता है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बदलने का काम करता है। यहाँ हमने ये समझा कि DPSP नॉन जस्टिशिएबल होने के बावजूद कभी वीक नहीं रहे। कोर्ट्स ने DPSP को आर्टिकल 14, 19 और 21 के साथ रीड करके उन्हें प्रैक्टिकली एनफोर्सिएबल कंटेंट दिया। चंपाकम दोराईरंजन से शुरू हुई जर्नी केशवानंदा भारती और मिनर्वा मिल्स तक पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टनर्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बिना DPSP होलो हो जाते हैं और DPSP के बिना फंडामेंटल राइट्स अथॉरिटेरियन बन जाते हैं। इसी बैलेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे DPSP अमेंडमेंट्स के थ्रू एनफोर्सिएबल बने और कैसे DPSP आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के थ्रू लिविंग लॉ बन गए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, ये सब DPSP और फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग का रिजल्ट हैं। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए DPSP सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, DPSP एक आंसर राइटिंग वेपन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है और एक स्कोरिंग एरिया है, अगर आप उसे केस लॉस के साथ लिखना जानते हैं। और एज अ सिटीज़न DPSP हमें ये याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की भी बात करता है। इसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 36 to 51 पर ये डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी यही कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।